Welcome on LOL Physiotherapy and Rehab Services. आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं लॉल फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सर्विसेज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी। न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। A comprehensive overview. Neurological physiotherapy is a specialized area of physiotherapy that focuses on the assessment, diagnosis, treatment of individuals with neurological condition affecting the central nervous system, brain and spinal cord and peripheral nervous system. These conditions may result from injuries, disease or disorder of the nervous system, leading to impairment of movement, sensation, balance, coordination, and function ability. Neurological physiotherapists work with the patient to improve their mobility, independence, and overall quality of life through tailored rehabilitation program. न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है फिजियोथेरेपी ब्रांच का, जिसमें हम फोकस करते हैं असिस्टमेंट करने का, डायग्नोस करने का और ट्रीटमेंट करने का हर एक इंडिविजुअल पर्सन या पेशेंट का जिसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, जो कि इफेक्ट होता है, चाहे वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे पूरी बॉडी में फैला हुआ नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है और बाकी का सिस्टम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें कंडीशंस की कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे इंजरी हो गई, डिसीज हो गई, डिसऑर्डर हो गया, जो कि लीड करता है इम्पेयरमेंट ऑफ मूवमेंट में प्रॉब्लम करेगा, सेंसेशन प्रॉब्लम करेगा, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन एबिलिटीज़ की दिक्कत यहाँ पे सामने आ जाती है। आप सही से मूव नहीं हो पाओगे, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आप किसी चीज़ बैलेंस नहीं कर पाओगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है, आपने रोटी ले ली, सब्जी ले ली, पर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे कि अपने खाने को मुंह तक कैसे ले जाएं, और भी फंक्शन एबिलिटीज़ को यहाँ पे इफ़ेक्ट हो जाता है। अब जो न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपिस्ट है वो वर्क करता है पेशेंट की इम्प्रूव करने में, उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में, उनका इंडिपेंडेंस करने में और उनकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही तरीके से चलने में हेल्प करने में न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट इसमें हेल्प करते हैं, और जिसमें एक टेलर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में रखते हुए, ये एक प्रोग्राम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक प्लान करना, एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना, फोकस करना कि हम इसमें पेशेंट को क्या करें, क्या क्या ट्रीटमेंट दें जिससे उसे मोबिलिटी अच्छी हो जाए, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी सके और उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी जो है लाइफ की वो उसमें एनहांसमेंट आ सके। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी इन रिहैबिलिटेशन। Neurological physiotherapy plays a crucial role in rehabilitation of individuals with neurological condition, including हम न्यूरोलॉजिकल जो फिजियोथेरेपी है उसमें जो रिहेबिलिटेशन जो होता है वो हम इन केसेस में दे सकते हैं। जैसे कि ये जो केसेस जो यहाँ पे लिखा हुए हैं, ये एक कुछ ही केसेस हैं। जैसे स्ट्रोक हो गया, इसमें क्या होता है, हमारी ब्रेन में ब्लड का ब्लॉकेज हो जाना, पार्किंसन डिजीज़ हो जाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाना, स्पाइनल इंजरी हो जाना, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या पेरिफेरल
न्यूरोपैथीज। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें न्यूरो फिजियोथेरेपी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट में। अगर किसी पेशेंट को या अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक है, पार्किंसन डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या कोई भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिजियोथेरेपी ज़रूर दिलवाएं। अब जो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो पूरी कोशिश करते हैं, उनका ये रोल होता है, ये उनका एक मुद्दा रहता है कि हम किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। अगर ठीक नहीं भी कर सकते तो उसको कम से कम करें, इससे जो पेशेंट है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके या उससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम जो है वो कम हो सके। Some key reason why neurological physiotherapy is important in rehabilitation. Maximum functional independence, promoting neuroplasticity, preventing secondary complication, managing symptom, facilitating recovery after neurosurgery, improving balance and coordination, improving patient, empowering patient and caregivers। ये जो है ये कुछ खास कीज़ हैं जो कि फिजियोथेरेपी ध्यान में रखता है फिजियोथेरेपी देने के लिए, जैसे कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मैक्सिमाइज करना, कि जो बॉडी फंक्शन है वो मैक्सिमली इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, प्रमोटिंग न्यूरोप्लास्टी, प्रिवेंटिंग सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, मैनेजिंग सिम्टोम, रिकवर आफ्टर न्यूरोसर्जरी, बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड एम्पावरिंग पेशेंट एंड केयर गिवर्स। इसका ध्यान रखा जाता है जो कि न्यूरो फिजियोथेरेपी ध्यान रखते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। Objective of neurological physiotherapy: maximizing independence, improving mobility and movement, enhancing motor control and coordination, managing spasticity and tone, pain management, improving balance and posture, enhancing sensory integration, promoting neuroplasticity and recovery, educating patient and caregivers। जो हमने पहले जो पढ़ा था सम कीज, वही है ये सब, और उसके साथ जो और भी जो ऑब्जेक्ट जो वो नॉर्मल कीज है, पर जो मेजर हम ऑब्जेक्ट जो ध्यान रखते हैं, जो न्यूरो थेरेपिस्ट ध्यान रखते हैं फिजियोथेरेपी देने में, वो ये है। इसमें इंडिपेंडेंस है, मोबिलिटी एंड मूवमेंट है, इनहेंसिंग मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेन मैनेजमेंट, improving balance, posture, enhancing sensory integration, promoting neuroplasticity and recovery, and educating patient and caregivers। ये जो पॉइंट्स है और साथ ही साथ मैक्सिमम इंडिपेंडेंस, ये जो पॉइंट्स हैं ये ज़्यादातर ध्यान में रखे जाते हैं पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते समय, कि ये चीज़ें पेशेंट में ज़रूर पाई जा सकें। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड डिसऑर्डर्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, देखा था भी कि कौन कौन सी कंडीशंस डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई, इसको TBI भी कहा जाता है, मल्टी स्क्लेरोसिस MS भी कहा जाता है, पार्किंसन डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसे SCI कहा जाता है, सेरिब्रल पाल्सी CP भी कह सकते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड डिसऑर्डर हैं जिसमें न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है पेशेंट को ठीक करने में। अगर आपकी फैमिली में, रिलेटिव, फ्रेंड में अगर किसी को ये इश्यूज़ हैं, तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा न्यूरो फिजियोथेरेपी के पास ज़रूर ले जाइए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा
आराम मिलेगा, लगभग 90% तक उन्हें आराम मिलेगा। इसके बारे में हम वीडियो नहीं पर आपको पोस्ट बनाकर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उसकी कुछ समरी और लिंक आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, इस सभी चीज में हमारी जो मेन चीज होती है प्रिंसिपल, न्यूरोप्लास्टिसिटी, द ब्रेन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अडेप्ट। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि हम अपने ब्रेन को रिकॉग्नाइज और अडेप्ट करने में हेल्प करें। टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग तैयार करें जो कि एक टास्क स्पेसिफिक बेस्ड हो। शुरुआती में छोटे इजी टास्क और फिर धीमे धीमे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम उसका लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। मोटर लर्निंग प्रिंसिपल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं या किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं या ठंडा या गर्म पकड़ रहे हैं, तो ठंडा गर्म तो सेंसेशन में आ गया। चलिए हम उठाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम पेन उठा रहे हैं, पेंसिल उठा रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं, तो ये सब मोटर लर्निंग प्रिंसिपल में आ जाता है कि जिससे हमें उठाएंगे कैसे। हमारा जब दिमाग में आएगा कि हमें एक पेन उठाना है, तो हमारा ब्रेन सिग्नल देगा हमारे हाथ को कि ये पेन उठाना है और फिर उससे हमारी मसल्स हेल्प से हम पेन को उठा लेंगे। तो ये सब मोटर लर्निंग प्रिंसिपल आ जाता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब तक हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी तरीके से फिजियोथेरेपी नहीं दे सकेंगे। क्योंकि एविडेंस के बारे में आपको नहीं पता तो कैसे ट्रेन होंगे कि हम किस केस में क्या फिजियोथेरेपी दें। इसलिए हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में। असेसमेंट इन न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, evaluation of impairment, activity limitation and participation restriction. Assessment tool commonly used in neurological physiotherapy. Fogelmeier assessment, Berg-Belli's scale, timed up in co-test, modified Ashworth scale. ये चीज़ें हैं जो कि असेसमेंट में काम आती हैं, जो कि न्यूरोफिजियोथेरेपी द्वारा किया जाता है और ये कॉमन असेसमेंट टूल में आ जाता है आपके। ट्रीटमेंट अप्रोचेस, gait training and balance exercise, strengthening endurance training, functional electric stimulator जिसे FES भी कह सकते हैं, constant induced movement therapy CIMT, virtual reality rehabilitation, hydrotherapy, patient education and self management strategies। न्यूरो केस में गेट ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार देखते हैं कि चलने में दिक्कत हो जाती है। बैलेंस, जो हमने पहले स्लाइड में हमने देखा था बैलेंस, तो उसके लिए एक्सरसाइज भी होती है जो कि बैलेंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। स्ट्रेंथनिंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, एंड्योरेंस नहीं होगा, तब आप कैसे
पेशेंट को ठीक करेंगे। तो इसलिए पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग देनी है, एंडोरेंस ट्रेनिंग देनी है। फंक्शनल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी मसल्स जो है काम नहीं कर पा रही हैं सही से, उसमें आप उनको वर्क करना सिखाते हैं इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा। कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी, एक ये मूवमेंट थेरेपी है जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। वर्चुअल रियलिटी रिहैबिलिटेशन, हाइड्रोथेरेपी एंड पेशेंट एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। पेशेंट एजुकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप पेशेंट को ये नहीं बताओगे कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, ये जो आपको प्रॉब्लम है इसे कैसे डील किया जाए, या इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आपको इसमें क्या क्या ध्यान देना है, या हम ना हो आप अकेले हों तो इसमें आप किस प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये सब चीज़ आपको एजुकेट करना है और पेशेंट को खुद सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाना सिखाना है। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, importance of collaboration with other healthcare professionals, occupational therapist, speech language pathologist, neuropsychologist, physician। ये चारों प्रोफेशंस हैं, ये न्यूरो केसेस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं पेशेंट को ठीक करने में। और जैसे कि आप भी एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हो या किसी न्यूरो पर जा रहे हो या न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आपको इन सभी के साथ एक कोलैबोरेशन बना के रखना है। और कोलैबोरेशन एक टीम के लिए, या टीम में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको कोलैबोरेशन नहीं आता है, टीम के साथ वर्क करना नहीं आता है, तो आप एक क्लिनिक पे, जो आप किसी क्लिनिक पे एक टीम के साथ काम कर रहे, ग्रुप में काम कर रहे, हॉस्पिटल में काम कर रहे, तो उसमें आपको दिक्कत होगी काम करने में। कोलैबोरेशन में बहुत ही ज़रूरी है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ के लिए कि वो पेशेंट को डील कर सके हर प्रोफेशनल के साथ मिलकर। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशंस, पेशेंट वेरिएबिलिटी एंड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग, एड्रेसिंग psychosocial aspect of neurological conditions, long-term management and community reintegration, accessibility to resource and specialized equipment। आप सब एक फिजियोथेरेपिस्ट को किन किन चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। आज हमने जो भी इंफॉर्मेशन पाई, इन सभी का निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है, रिकैप ऑफ की पॉइंट, इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं हमने पिछली स्लाइड में देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी इन इम्प्रूविंग फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में न्यूरोफिजियोथेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरीके से फंक्शन को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ये हमने देखा। कॉल टू एक्शन ऑफ कंटिन्यूड एजुकेशन, रिसर्च एंड एडवोकेसी इन द फील्ड। हमने इसमें रिसर्च या एडवोकेसी के बारे में ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि ये थोड़ा अलग लेवल का काम हो जाता है, बट हाँ, कंटिन्यूड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमें किस तरीके से एजुकेट करना है, इसके बारे में थोड़ा देखा है। एजुकेशन जो है ज़्यादातर हर फील्ड में कॉमन होता है, बट जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाता है पेशेंट के हिसाब से।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को, ये पोस्ट को फेसबुक एक्सपोजर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। हमें कांटेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन, फीडबैक के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर से आप धन्यवाद देते हैं, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।